नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एक ऐसे समय जब दुनिया में कई मोर्चों पर संघर्ष छिड़ा है, कई देश आपस में युद्धों में उलझे हुए हैं और अधिकतर देश ऐसे हैं इस वक्त दुनिया में जो किसी न किसी एक देश के पक्ष में साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे में भारत जैसे पारंपरिक तौर पर गुट निरपेक्ष रहने वाले देश के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भारत ने पिछले कुछ समय में विश्व मित्र की अपनी जो छवि बनाई है उसे निभाना इस दौर में आसान काम नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात जो है कि सबसे अच्छी दोस्ती और उसके किसी से बैर नहीं, दोस्ती सबसे और बैर किसी से नहीं, इस भाव के साथ भारत सबके साथ बातचीत कर रहा है। उसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है भारत के सामने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि अपनी कूटनीति से, अपने राजनय से वो किसी तरीके से पूरे दुनिया में शांति की बहाली स्थापित कर सकें। तो आज हमारी बड़ी स्टोरी यही है। प्रधानमंत्री मोदी अभी पोलैंड पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। पोलैंड के बाद वो यूक्रेन जाने वाले हैं। यूक्रेन वो पहली बार जाएंगे। 2.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है 1 महीने पहले। क्या होगा यूक्रेन में, उस पर न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र लगी है कि विश्व मित्र की ये जो छवि है जिसको भारत ने कोशिश की है सब जगह शांति बहाली करने की, उसमें वो कितनी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी कोटे में कोटा से जुड़े आरक्षण को लेकर है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, यानी SC ST को जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर को अलग कर देना चाहिए और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण की अब ज़रूरत आन पड़ी है। ऐसे में SC ST समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे नाराज़ है और आज दिन भर उसने भारत बंद का ऐलान किया, आह्वान किया। जगह जगह की तस्वीरें हमारे पास आई हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको इस आरक्षण का फ़ायदा मिलने वाला है, जो अति पिछड़ा है, जो अति वंचित है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की से खुश भी है और आज हम कोशिश करेंगे दोनों पक्षों के इन बड़े नेताओं को एक साथ इस मंच पर ले आएं और उसके ज़रिए हम समझाने की आपको कोशिश करें कि किस तरीके से आरक्षण के मामले पर देश में इस वक्त जो आग लगी हुई है उसमें सही बात कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या फिर कोई और। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी स्टोरी की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे से जुड़ी हुई है। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले आज शाम को पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गए। वार्सा में प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ऐसा 45 साल के बाद हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा हो। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और वहां के राष्ट्रपति डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पोलैंड के कारोबारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज पोलैंड में 3 स्मारकों का भी दौरा करेंगे। ये है गुड महाराजा मेमोरियल, मोंटे कैसिनो मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल। इन 3 स्मारकों का इतिहास भारत और पोलैंड की जनता को जोड़ने वाला रहा है। प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा तो खास है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी उससे भी ज्यादा उनके यूक्रेन दौरे को लेकर है। प्रधानमंत्री परसों यानी 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। उनके निमंत्रण पर वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कीव दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध को पूरे 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। भारत के सामने चुनौती यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों उसके पारंपरिक मित्र हैं और दोनों के बीच सुलह हो, ये भारत की कोशिश रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे पर दुनिया के तमाम देशों की निगाहें हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से पहले पिछले ही महीने 9 जुलाई को रूस का दौरा भी कर चुके हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। भारत और रूस के 22वें वार्षिक सम्मेलन में शरीक हुए। दोनों नेताओं ने जिस गर्मजोशी से मुलाकात की उसे दुनिया में सभी ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। इसके लिए अलग अलग मायने भी निकाले गए।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से साफ कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष का हल युद्ध भूमि पर नहीं निकल सकता और बमों, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ताएं कामयाब नहीं होती हैं। हालांकि उससे ठीक एक दिन पहले 8 जुलाई को रूस के एक हमले में कीव के अस्पताल में बमबारी हुई थी, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तब प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात पर सवाल उठाए थे। अब मोदी जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। इस बीच उस अस्पताल का क्या हाल है जहां पर यह हमला हुआ था? हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह पहले ही पहुंच चुके हैं। उमाशंकर सिंह ने कीव जाकर उस अस्पताल का दौरा किया। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। 8 जुलाई को जब भारत के प्रधानमंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में उतरने वाले थे अपने राजकीय दौरे के लिए, उससे कुछ घंटे पहले यहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के इस अस्पताल पर, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, उस पर हमला होता है और उस हमले में 44 लोगों की जान जाती है। दर्जनों बच्चे जो हैं वो घायल होते हैं। यूक्रेन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, कई तरह के सबूत दिए और कहा कि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूस के मिसाइल के हमले में ये जो अस्पताल है उसकी ये हालत हुई। हालांकि रूस बार बार इससे इनकार करता रहा और ये कहता रहा कि यूक्रेन ने जो एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो अपना एक मिसाइल दागा था वो मिसफायर हुआ और उसका जो हिस्सा है वो इस अस्पताल पर आकर गिरा और इसकी वजह से जो नुकसान है वो हुआ है। लेकिन तमाम तरह के सबूत यूक्रेन की तरफ से दिए गए और ये कहा गया कि बच्चों के अस्पताल पर हमला करना जो है वो वॉर क्राइम है और ये जो है रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। एक तो रिहायशी इलाके पे हमला कर रहा है और दूसरा बच्चों के अस्पताल को जो है उस पर उसने हमला किया है। जिस समय यह हमला हुआ उस समय तकरीबन 650 के आसपास जो मरीज़ थे, जो बच्चे जो बीमार थे, अलग अलग बीमारी से, गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं और वो यहाँ पर भर्ती थे। उसके बाद हमने एक तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से बच्चों का जो इलाज है वो सड़क के किनारे चलता रहा और बाद में उनको दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। तो इस एक हमले को लेकर, जिसका कि आरोप रूस पर लगाया गया, और उस हमले को लेकर दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा की और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने इस बात का खास जिक्र किया कि युद्ध में बच्चों के हताहत होने की जो बात है वो चिंता की बात है और ये नहीं होना चाहिए। और बाद में भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था वो इसी अस्पताल पर हमले के संदर्भ में था। अब देखिए कि किस तरह से उस हमले में गाड़ी की जो हालत है वो इस तरह की हुई थी और ये जो है एक बहुत बड़ा हमला कीव पर माना गया और बच्चों के अस्पताल पर ये जो हमला है इसकी चारों तरफ से भर्त्सना हुई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कीव पहुँच रहे हैं और कीव पहुँचकर जाहिर सी बात है कि युद्ध की नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत है, इस बात को लेकर जो बार बार वो अपनी बात कहते रहे हैं, इस बात को ज़रूर यहाँ पर जोर देंगे। और एक जानकारी ये भी कहती है कि हो सकता है कि वो इस अस्पताल का दौरा भी करे, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो मानवीय मदद की जो ऐलान है वो भारत की तरफ से किया जाएगा और वो किस तरह का होगा, क्या वो मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पर होगा, तो ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन इसका कुछ नहीं। लेकिन ये जो कीव के इस बड़े अस्पताल पर जो हमला हुआ और वो जिस तरह से उसको लेकर रूस की भर्त्सना हुई, तो एक तरह से ये एक मिसाल बन गया है रूस के हमलों का जो रिहायशी इलाकों में करता है। और इस एक हमले में जब बच्चों की जान पे बात बनाई और बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, हालांकि एक हफ्ते के बाद ये जो अस्पताल है अब चालू हालत में है और इस अस्पताल में इलाज का जो काम है वो शुरू हो चुका है। एक हफ्ते बाद ही हमले के ये शुरू हो चुका था, तो ऐसे में ये अस्पताल अब काम तो कर रहा है, लेकिन ये एक मिसाल बन गया है कि किस तरीके से रूस ने वॉर क्राइम किया है। तो अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं, शांति की जब वो बात करते हैं, किस तरीके से वो बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्या राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात होती है तो किसी तरह का संदेश वो देते हैं राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, कोई एक संदेश लेकर अगर उनके पास कोई ऐसा संदेश हो जो वो कम्युनिकेट करना चाहें, क्या वो करते हैं, क्योंकि तमाम दुनिया की निगाह इस बात पे लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के में कुछ न कुछ ऐसा कंक्रीट निकल कर आए जिसमें शांति प्रस्ताव की तरफ बात आगे बढ़े, शांति की दिशा में बात आगे बढ़े। तो एक उम्मीद है दुनिया के लोगों की, क्योंकि दोनों ही देशों पर भारत का असर है, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं लगातार बात करते रहे हैं। तो ये अब देखने की बात होगी कि जब प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यहाँ पर होते हैं
तो फिर किस तरह से संदेश वो देते हैं और किस तरीके से दोनों देशों को शांति की ओर जाने को लेकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के अस्पताल क्यू से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने उमाशंकर सिंह की कीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस पूरे दौरे पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ है, परिचय करा देता हूं उनसे आपका। उमाशंकर के पास भी चलेंगे, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले इस वक्त। मेरे साथ ब्रह्मचलानी जी हैं, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा सर। और अनिल त्रिगुणायत जी हैं जो कि डिप्लोमेट रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप दोनों से बातचीत करूं उसके पहले आपकी इजाज़त लेकर मैं अपने सहयोगी उमाशंकर के पास चलना चाहता हूं। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं उमाशंकर सिंह, इस वक्त कीव में हैं, यूक्रेन की राजधानी में। वो 2 दिन 3 दिन वॉर्सा में रहे, पोलैंड का उन्होंने दौरा किया, चप्पे चप्पे को छाना। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, उमाशंकर वहाँ 2-3 दिन पहले हो चुके। उमा, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। ये दौरा पोलैंड और फिर उसके बाद यूक्रेन क्यों खास है? जी देखिए, अगर पहले पोलैंड की बात करें तो जैसा लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा पोलैंड का हो रहा है। और अगर 1979 में पोलैंड की आज़ादी की बात करें तो उसके बाद भी पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। हमने 2 दिन पहले ही उप विदेश मंत्री, पोलैंड के उप विदेश मंत्री से बात की, तो उन्होंने खास जोर इस बात पर दिया कि किस तरीके से अपने कम्युनिस्ट के काल में जो पोलैंड है वो अपनी तरक्की की राह ढूंढ रहा था। नेटो उसने ज्वाइन किया, उसके बाद EU ज्वाइन किया, और उसके बाद अब 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की बन चुका है। वो G20 के लिए, G21 के लिए अपनी दावेदारी जो है वो रखता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत भी जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ऐसे में एक समय आ गया है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को लेकर आगे बात हो, रणनीतिक साझेदारी की बात हो, IT से लेकर निवेश तक में हर दिशा में जो बात है वो आगे बढ़ने की बात हो। तो द्विपक्षीय लिहाज से पोलैंड का दौरा तो इसलिए अहम है। जहां तक यूक्रेन की बात आपने की, तो यूक्रेन के दौरे पर तमाम दुनिया की निगाह है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे, उसके बाद पश्चिम के कई देशों ने इस बात की आलोचना की थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर एक नाराजगी दिखाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ का दौरा करने का फैसला करके सबको एक तरह से अचंभित कर दिया। और अब जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो देखना है कि क्या वो एक ऐसा कोई संदेश लेकर आते हैं जिसके जरिए जो बातचीत अभी पटरी पे जाती नहीं दिख रही है, क्या ऐसा कुछ होता है कि दोनों जो है बातचीत की मेज पर बैठे। क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है कि जो यूक्रेन की सेना है वो कुर्स्क जैसे इलाके में 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन जो है उस पर उसका कब्जा हो चुका है। और ये भी माना जा रहा है कि कहीं बार्गेन डील के तहत हो सकता है कि रूस बातचीत की मेज पर आए। लेकिन रूस एक बड़ी शक्ति है, अंत तक लड़ने की बात जो है पुतिन की तरफ से बार बार कही जा रही है। तो ऐसे में एक संवेदनशीलता इस बात की और बढ़ जाती है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो रूस में जिस तरीके से कहा कि युद्ध का काल नहीं है, युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकलता, अब यहाँ आकर क्या कुछ कहते हैं और ज़ेलेंस्की से किस तरह का अगर वादा वो लेते हैं ताकि बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस बात को लेकर मैं बिल्कुल उमा आपके पास आता भी हूँ, और इसके पहले दर्शकों को भी अपडेट कर देते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री इससे पहले सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ये कह चुके थे कि ये युद्ध का काल नहीं है, युद्ध का वक्त नहीं है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की दुनिया भर में तब चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग से किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब इन तमाम हालात के बीच में प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने रूस पहुंचे, पुतिन से मुलाकात की, अब वो पोलैंड में हैं, 2 दिन बाद कीव पहुंच रहे हैं। उमाशंकर, सवाल यही है कि अभी तक दुनिया में 4 ही मुल्क ऐसे हुए हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं दोनों मुल्कों में, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया और हंगरी। 3 देशों के राष्ट्रप्रमुख पहुंचे हैं जो दोनों देशों में गए युद्ध शुरू होने के बाद। अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, जो दुनिया का बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, और एक डेमोक्रेट कंट्री का नेता जो दोनों तरफ शांति की बात करना चाहता है, दोनों मुल्कों के साथ संबंध बना के रखना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए इसको अचीव करना कितना आसान है या कितनी बड़ी चुनौती है कि दोनों मुल्क यूक्रेन और रूस बातचीत की टेबल पर आए? जी देखिए, आपने सही कहा कि कई राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने दौरा किया है, लेकिन दोनों देशों में असर अगर किसी की है तो वो भारत की है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हमने देखा कि मॉस्को के दौरे के समय किस तरीके से उन्होंने साफगोई के साथ अपनी बात कही, बच्चों के अस्पताल का जिक्र किया, और जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में भी अभी दिखाया। अब बात यह है कि जो यूक्रेन है
उसके पीछे दुनिया के जो पश्चिम के देश हैं वो खड़े हैं। और इसलिए अगर किसी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं एक झुकाव एक देश के प्रति नजर आता है। अगर स्विट्जरलैंड में जो अभी पीस एक समिट हुआ था उसमें भारत ने भी हिस्सा लिया, लेकिन उसके प्रस्ताव पे भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। दलील ये दी कि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष जो है वो शामिल नहीं है और कोई भी बातचीत की प्रक्रिया तब भी आगे बढ़ेगी जब दूसरे पक्ष को भी उस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो भारत जो है उसने उस पीस प्रोसेस में शामिल होते हुए भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह की संतुलित नीति लेकर वो चलता है। और यही एक पॉइंट आता है कि क्या इस संतुलित नीति को यूक्रेन भी स्वीकार करता है, राष्ट्रपति जेलेंस्की भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि जी 32 महीने से ज्यादा हो गए, आज 911वां दिन है युद्ध का और दोनों ही देश जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे भी थक चुके हैं। तो अब इसका अंत आए उसके लिए कोई एक ऐसी पहल हो और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा एक ऐसा मौका हो सकता है। हमने पोलैंड में भी कई एक्सपर्ट से बात की, कईयों को तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, कई कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि रूस जो है वो अपनी जिद पे अड़ा है। भारत की कोशिशों में उसकी ईमानदारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन जो है जिद पे अड़े हुए हैं तो ऐसे में समझौता या शांति वार्ता की तरफ बात आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन 23 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार मोदी जब यहाँ होते हैं जी तो क्या इस उमाशंकर, तरफ वो किस तरह से आप ग्राउंड आगे पे की हैं, कोशिश करते हैं। हम आपके साथ अपडेट्स लेते रहेंगे। शुभकामनाएं आपको इस विजिट को कवर करने को लेकर। लेकिन अब वक्त हो गया अपने दो खास मेहमानों के पास चलने का। ब्रह्मचलानी जी और अनिल त्रिपुरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बारी बारी से उनसे सवाल करते हैं और यही मोटा मोटा मुद्दा है जो मैंने उमाशंकर से पूछा और उसी सवाल से शुरुआत करता हूँ। ब्रह्मा सर, मेरा पहला सवाल आप ही से है। ये जो विश्व मित्र की भारत की छवि है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, हमको किसी से बैर नहीं रखना है, क्या इस छवि को कॉन्क्रीट तरीके से इस दौरे में जो उन्होंने रूस से शुरू किया पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर ने, अब कीव में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं? भारत एक न्यूट्रल कंट्री है। बोला जाता है कि भारत एक स्विंग स्टेट है, तो भारत का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत एक देश है जो मॉस्को के साथ बात कर सकता है और वॉशिंगटन के साथ बात कर सकता है। यूक्रेन में शांति के लिए अमेरिका का कोऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर इस समय अमेरिका शांति नहीं चाहता है, यूक्रेन के युद्ध में सीज फायर नहीं चाहता है। अगर ट्रंप जीतता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में तो सीज फायर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, मगर अगर कमला हैरिस जीतती है नवंबर में तो ये युद्ध और चलेगा काफ़ी समय तक। इस समय यूक्रेन जाना, इसकी जो टाइमिंग है बहुत ही गलत है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन ने रूस में जाके एक इंकर्शन किया है और कल 45 ड्रोन्स फायर किए यूक्रेन ने मॉस्को पर अटैक करने की कोशिश की। तो इस समय शांति की कोई चांस नहीं है। तो इस समय यूक्रेन जाना मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग बहुत ही गलत थी। और उसके अलावा आप देखिए कि हमारे अपने रीजन में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे हमारी जो सिक्योरिटी है, भारत की सिक्योरिटी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी है, वो अंडरमाइन हो सकती है। तो इस समय यूक्रेन जाके क्या मिलेगा? एक फोटो ऑप, सिर्फ फोटो ऑप के अलावा क्या मिल सकता है मोदी जी को? आपकी बातों में जो जहाँ पर आपने बात छोड़ी है ब्रह्मा सर, वहीं से मैं अनिल सर के पास जाता हूँ। अनिल जी, क्या रॉन्ग टाइमिंग है? क्या इस वक्त अवॉइड करना चाहिए था कीव जाना? देखिए, ऐसा है कि जब शांति के लिए कोई भी समय अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होता है, तो भारत शुरू से ही ये चाहता है कि यहाँ पर शांति बरकरार रहे और उसके लिए पहले दिन से आपको याद होगा जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही भारत दोनों नेताओं के साथ टच में रहा है। हमारी न्यूट्रल पोजीशन रही है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी रही है काफी हद तक, और ये बात यूक्रेन वाले भी जानते हैं। अब आप देखें, ये एक ट्रायड कंप्लीट हुआ है। G7 में प्रधानमंत्री गए, वहां पे सारे लीडर्स के साथ बात किया। दुनिया का हर एक लीडर आज की डेट में ये कह रहा है कि अगर कोई कुछ कर सकता है, रशिया के अंदर कुछ समझदारी की बात डाल सकता है, तो वो भारत है या प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल कनेक्ट जो है
प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत स्ट्रांग है। तो अनविलिंगली भी वो लोग जो है कहते हैं कि भारत को ट्राई करना चाहिए, और सब लोग ये शुरू से यही कह रहे हैं कि आप बार बार कहते हो कि डायलॉग डिप्लोमेसी, आपने किया क्या? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फोन पे बात करना, कहना, लेकिन अब आप एक तरह से एक शांति दूत के रूप में आप जा रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि G7 की मीटिंग के बाद लेकिन में जहां सॉरी अनिल जी, ज़ेलेंस्की मैं के बीच साथ में इंटरवीन कर रहा हूँ, ये सवाल आप ही से है कि अगर डायलॉग इतना ज़रूरी था तो फिर ये भी तो लोग कहेंगे अब कि आपने 2.5 साल क्यों लगा दिए, आपको तो पहले जाना चाहिए था। नहीं, जरूर कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में लगे, यही तो मैं भी कहता हूँ, हमें तो शुरू में ही स्पेशल एनवॉय वगैरह ये सब कर देना चाहिए था, अभी तो जो है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, शांति के लिए कोई भी कोशिश नाकाम नहीं होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल गेन जरूर होता है। तो चाहे वो इसराइल ने किया सबसे पहले स्टार्ट में, तुर्की ने किया, चाइना कर रहा है उसके बाद, लेकिन जैसा ब्रह्मा जी ने कहा कि ये युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि वॉशिंगटन नहीं चाहेगा। और कोई सा भी युद्ध, चाहे वो मिडिल ईस्ट का युद्ध है, वो भी नहीं खत्म हो सकता जब तक कि वॉशिंगटन नहीं चाहेगा। तो ये तो बात सच है। लेकिन अब चूंकि वॉशिंगटन खुद आपसे कह रहा है कि मोदी जी आप जाइए और बात करिए, तो वो भी एक है। दूसरी चीज, उनका जो पुतिन के साथ बातचीत हुई है, तो उसमें रेड लाइंस पता लग जाती है दोनों कंट्रीज की। अभी तक दोनों की वर्टिकल पोजीशंस हैं, चाहे पुतिन का 10 पॉइंट प्लान देखिए, चाहे आप जेलेंस्की का देखिए, उसमें कहीं कोई मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन जब एक इंटरलोक्यूटर के रूप में आप बात करने जाते हो, तो आपको पता लगता है कि किस हद तक कहां पर आप कह रहे हैं कि भाई मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जब तक वो बैठेंगे नहीं, सीज फायर नहीं होगी, तब तक आगे बात बढ़ नहीं सकती है। तो ये जरूर जरूर है कि इस वक्त टाइमिंग थोड़ी इसलिए भी खराब है। और मैं कहूंगा, देखिए, जो उस वक्त जुलाई 9 को गए थे प्रधानमंत्री, जी। तब ये बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ। अब ये प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कुर्स्क के अंदर में जो जिस तरह का ये किया है, यूक्रेन के अंदर में। तो ये दोनों चीजें बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं। तो ऐसे में फिर से दोनों देश जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े हुए हैं ये जहाँ पे वॉर एंड करने की बात आपने करना। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। और ब्रह्मा सर, बातचीत ही किसी भी समस्या का समाधान है, युद्धों से कुछ तय नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे आपको डायलॉग के लिए टेबल पे बैठना पड़ता है अक्रॉस, और बातचीत का कोई रास्ता निकालना, सुलह का कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो ये बात पुतिन को भी समझ में आ रही होगी और जेलेंस्की को भी समझ में आ रही होगी। और भारत अगर वो प्लेटफॉर्म देने को तैयार है कि दोनों को एक साथ एक मंच पर लिया है और मुल्कों के साथ मिलके, तो ये तो एक सकारात्मक प्रयास के तौर पर भी तो देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सुमीत, मगर शांति के एफर्ट्स तब सक्सीड होंगे जब जो मेन पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो इंटरेस्टेड हों शांति में। इस समय अमेरिका सीज फायर के सपोर्ट में नहीं है। अमेरिका नाराज बहुत हो गया जब मोदी मॉस्को गए, तो वॉशिंगटन ने प्रेशर लगाया दिल्ली पर कि मोदी यूक्रेन जाए। पर ये कोई बहाना थोड़ी होना चाहिए कि आप यूक्रेन जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकन नाराज हैं आपसे। और दूसरी बात ये देखिए कि 4 साल से ऊपर भारत और चीन के बीच एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है, क्योंकि चीन ने आके कुछ भारतीय टेरिटरी कब्जे में ले ली। अब उनके साथ आप डायलॉग कर रहे हो, चीन के साथ शांति की कोशिश कर रहे हो, वहां पर तो आपने कोई सक्सेस नहीं मिला, तो आप यूक्रेन जाके वहां पर आप सक्सेस मांग रहे हो एक बड़े युद्ध में जहां पर अमेरिका इन्वॉल्व है फुली, और वो सीज फायर के सपोर्ट भी नहीं है। तो आप अपने जो जो आपका अपना रीजन है, जो इतना वॉलेटाइल है, जहां पर नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रेजिम चेंज हुआ बांग्लादेश में जो आपके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर इंपैक्ट करेगा, आप वहां पर फोकस कीजिए। आप यूक्रेन जाके एक मेयर फोटो अपॉर्चुनिटी से आपकी जो शांति की एफर्ट है वो एडवांस नहीं सॉरी होगी। ब्रह्मा ये सर, तो आप आई हैव अ काउंटर पॉइंट। बांग्लादेश पे फोकस करना चाहिए, नो डाउट। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि फोकस नहीं कर रहे हैं? मेरे पास 2-3 आर्गुमेंट्स हैं। शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं, उनको कहीं और अभी तक नहीं मिला है, तो वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जो नए बने इंटरिम गवर्नमेंट को चलाने वाले मोहम्मद यूनुस साहब, उसके साथ बातचीत हुई है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर जो अटैक हो रहा है, हिंदुओं पे जो अटैक हो रहा है, उस पर सरकार ने अपना प्रोटेस्ट किया। वहाँ से बातचीत जब हुई तो उस पर वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड ने कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। वो दक्षिणेश्वरी मंदिर भी गए। तो ये आपको क्यों लगता है कि बांग्लादेश पर ध्यान नहीं है मोदी सरकार का? पहली बात, जो सरप्राइज मिला भारत को
जो डेवलपमेंट्स हुए, जो रेजिम चेंज हुआ, जिस तरह से भारत सरप्राइज हुआ, वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए था भारत, क्योंकि ये बांग्लादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के सिक्योरिटी के लिए। दूसरी बात, रेजिम चेंज के बाद बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट हैं, वो इस समय एक तरह से ऑन द रैम्पेज हैं। वो अटैक कर रहे हैं हिंदूज पर, जिस तरह से अवामी लीग के नेताओं को और एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है, जेल में भर्ती किया जा रहा है, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, ये भारत के हित में नहीं है। और ये जो नई सरकार है बांग्लादेश में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इसके पीछे मिलिट्री है, ये सरकार इंडिया फ्रेंडली नहीं है इतनी। और जिस तरह से इस्लामिस्ट को ये एक तरह से कंडोन कर रहे हैं, ये लोग इस्लामिस्ट अटैक्स को एक तरह से कंडोन कर रहे हैं, ये साफ जाहिर है इससे कि ये मिलिट्री इस्लामिस्ट का जो बहुत पुराना नेक्सस है, वो नेक्सस दोबारा बन रहा है बांग्लादेश में। ये भारत के हितों के लिए बहुत ही अनफेवरेबल है। एग्रीड, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो वहाँ पर जिस तरह की हुकूमत आती दिखाई दे रही है, जो फंडामेंटलिस्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, वो हिंदुस्तान के लिए, खासकर अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अनिल जी, कमिंग बैक टू कीव एंड वारसा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस विजिट से? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि इससे आपने जो, मेरा कहना ये था कि जो भी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर की वन ऑन वन डिस्कशन में जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो पहले जेलेंस्की ने जो उनको वहां पे कहा था पुगलिया में, वही उन्होंने बात करी। उसके बाद में आकर के जो पुतिन का प्रपोजल, बिकॉज सारी चीज तो पब्लिक डोमेन में आती नहीं है। ये तो जब पता होता है दो लीडर्स के बीच जो बात होती है वो तो इंटरनली होती है, और वो बड़ा कॉन्फिडेंस में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही शेयर की जाती है। तो वो बात वो उनको बताएंगे, और किस पोजीशन तक जाकर के दोनों है। हो सकता है कि भारत कहे कि देखिए, आपको जो भी वार्ता करनी है आगे से, भारत उसको होस्ट करने के लिए तैयार है, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो यूक्रेन के साथ इस बीच में रिलेशंस में तनाव आया है, और उसको जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आए थे कुलेबा, उनके साथ भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है कि हमें रीसेट करना है रिलेशनशिप को। यूक्रेन भी एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, तो उसके साथ में ये प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट है, उसका एक ये लाभ जरूर होगा, और वो जरूर कुछ ना कुछ वहां पर और भी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, रीस्टार्ट है, 5,000 स्टूडेंट्स हमारे वापस चले गए हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। इससे आपकी एक चीज बनती है कि एक इक्वानिमस अप्रोच जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर में आएगी। तो मेरा मानना यह है कि ये हम भी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि इस वक्त कल ही युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरलोक्यूटर होने के नाते अगर आप ला सकते हैं, तो ये आपका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत एक बड़ा देश है। चलानी साहब ने चीन के बारे में कहा, भले हमारा उनके साथ में जिस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन भारत ने फिर भी डायलॉग डिप्लोमेसी को प्रेफर किया है, अभी तक कर रहा है चीन के साथ में। तो बांग्लादेश की बात है, जहां तक मैं समझता हूँ, देखिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस कितनी हैं? जो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप सब लेवल पे बात कर रहे हैं, आप आर्मी के साथ डेली आपकी बात हो रही है, आपके वहां पे सब जो करंट लीडर हैं उनके साथ बात हो रही है, आप अपनी सिक्योरिटी को इंटरनली बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आपके पास कितनी चॉइसेस हैं कि आप युद्ध, ये तो है नहीं कि अपनी आर्म फोर्सेस भेज देंगे वहां पर स्टेबलाइज करने के लिए। तो आपको तो उसी देश के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा मानना यह है, एक चीज, लास्ट पॉइंट ये है सुमित जी, कि चाहे हमारा नेबरहुड जो है ना, आसान नहीं है। इट इज लाइक, मैं कहता हूं जैसे कि दे आर द गिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड पेन्स ऑफ हिस्ट्री, जो एक कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन जैसा हम चेंजेस देख रहे हैं, चाहे वो मालदीव्स में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, अफगानिस्तान में हो, जो घूम फिर के एंटी इंडिया होने के बावजूद फिर वो आपके पास ही आ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि बांग्लादेश में चैलेंज शॉर्ट टर्म में जरूर रहेगा, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक इट विल सेटल डाउन। इसी पॉइंट पर एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा अनिल सर, एज अ डिप्लोमैट, विश्व मित्र होने की सबसे बड़ी आपको लगता है कि चुनौती इस वक्त भारत के सामने है? सबको साथ लेकर चलना या नॉन अलाइंड रहना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, या ये एडवांटेज है? मैं तो समझता हूँ, देखिए ये एडवांटेज है, और ये एडवांटेज आज का नहीं है। आप इंडिपेंडेंस के बाद से आप इस एडवांटेज का फायदा उठाते आए हैं पूरे टाइम जी। आप उसको नॉन अलाइन कहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहिए, मल्टी अलाइनमेंट्स कहिए, जो भी कहिए, इवेंचुअली ये है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट किस चीज में है, और आप कैसे दुनिया की मदद कर सकते हैं उसके कॉज के लिए, चाहे वो ग्लोबल साउथ समिट हो या कोई इश्यूज हो।
तो मैं ये समझता हूं कि यही एक एडवांटेज इंडिया है, और कोई रास्ता नहीं है। आप अमेरिका के साथ नहीं जा सकते, आप चीन लेड ग्रुप के साथ नहीं जा सकते, आपको अपना एक स्टैंड बनाना है, और मैं जी समझता हूँ वही भारत करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा सर, अनिल सर, हमसे बात करने के लिए इस दौरे पर। आगे भी आपकी टिप्पणियां लेते रहेंगे, दौरा चलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। वार्सा पहुंचे हैं और फिर पोलिश लीडर से कल मुलाकात होगी और फिर बातचीत होगी कीव जाकर भी ज़ेलेंस्की से, उस पर भी हम सबकी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है देश में एक और खबर पर, और वो ये है जिसको लेकर इस वक्त देश में एक तरीके से आप कह सकते हैं एक बड़ा आंदोलन सा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहस है सुप्रीम कोर्ट के एक अगस्त को आए उस ऐतिहासिक फैसले से छिड़ गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे में और आरक्षण की वकालत कर दी। यानी कोटे में कोटे को देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंजूरी दे दी। इसका सीधा मतलब यह है कि SC/ST समाज के लिए आरक्षित कोटे के तहत इन वर्गों में जो ज़्यादा वंचित है, जो ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अलग से कोटा होना चाहिए। यानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उन तक आरक्षण का लाभ ज़रूर पहुँचे। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा लेकर जो वर्ग अब समाज में ऊपर की ओर आ गया है, आगे निकल आया है, जिसे आप क्रीमी लेयर कह सकते हैं, ऐसे लोगों को अब अलग करके देखना चाहिए ताकि रिजर्वेशन का फैसला सही लोगों तक पहुंच सके, उस वंचित, उस पिछड़े समाज तक पहुंच सके जो अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है। लेकिन जब से ये फैसला आया है तब से विपक्ष ने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए विरोध का झंडा बुलंद किया है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के विरोध में आज कई संस्थाओं ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया, जिसका देश के कई राज्यों में मिला जुला असर दिखाई दिया। इस बंद को देश के तमाम विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया। आप देख रहे हैं देश के कई इलाकों में आज हुए इस विरोध प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, झारखंड समेत कई राज्यों में भारत बंद के तहत विरोध प्रदर्शन हुए। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े कई संगठन सड़क पर उतरे और कई जगह कोटे में कोटा का विरोध करने वाली पार्टियां अपने झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करती दिखी। कई जगह इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। ये तस्वीरें पटना से हैं। बंद के दौरान डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेली रोड पर 3 घंटे से अधिक समय तक यातायात भी ठप रहा। लाठीचार्ज में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई। इतने ही नहीं, इसी इलाके के SDM भी पुलिस या लाठीचार्ज की चपेट में आ गए। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने यहां बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने गलती से SDM पर ही लाठी तान दी। इसके तुरंत बाद 3 पुलिसकर्मी SDM को घेर कर चलते हुए नजर आए। ये SDM पर लाठी चलने की तस्वीर आज खूब वायरल हुई। बिहार से ये दूसरी तस्वीर गोपालगंज की है। यहाँ भारत बंद के दौरान एक स्कूल बस बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई, तभी बच्चों से भरी स्कूल बस मौके पर पहुंच गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बस को बीच में रोक लिया, वो भी ऐसी जगह पर जहां सड़क पर बस के टायर के नीचे करीब करीब आग लगी हुई थी। ये बहुत खतरनाक हो सकता था। जिले के SP का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। बता दें आपको, इस वक्त इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बड़ा हादसा टल गया है क्योंकि बस ने आग नहीं पकड़ी थी। प्रदर्शन की ऐसी कई तस्वीरें आज देश भर से आई। ये मुद्दा ठीक लेटरल एंट्री के उस विवादित मुद्दे के साथ आया जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। यही नहीं, इस मुद्दे पर मोदी सरकार में शामिल सहयोगी दलों LJP और JDU ने अपना ऐतराज जताया था। इस सब के मद्देनजर कल ही मोदी सरकार के निर्देश पर UPSC ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती के विज्ञापन को वापस ले लिया था। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी पहल की थी। जानकारों के मुताबिक BJP को चिंता है कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में
बीजेपी की सीटें 303 से कम होने का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण यही रहा कि विपक्ष जनता को यह समझाने में कामयाब रहा कि बीजेपी संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी पार्टी है। अब 4 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव आ गए हैं। बीजेपी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को हल्के में कतई नहीं लेना चाहती। उधर विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को आरक्षण विरोधी ठहराने की कोशिश की, जबकि मोदी सरकार की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को जवाब दिया है। जिस तरह से दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय, आदिवासी समुदाय लगातार आंदोलित है, लगातार उनके मन में संशय है, सरकार की नीयत को लेकर संशय है, ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जाता है कि बार बार उनके मन में एक भय का माहौल, एक संशय का माहौल, एक रोष का माहौल होता है। और रही बात भारत बंद की, तो एक लोकतांत्रिक हक है, किसी भी समूह को अगर लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो आंदोलन करना, उसका अहिंसक आंदोलन करना उनका फर्ज है। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा, 368 पदे हैं, उसको एकल पद कर दिया गया। ना ओबीसी रहेगा, ना एससी रहेगा, ना एसटी रहेगा। तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। सरकार संवेदनशील है, इसलिए लेटरल एंट्री वाले विषय पे मैंने आपको अभी कहा कि नेहरू जी के ज़माने से लेटरल एंट्री थी, मर्जी आप जिसको ले लेते थे ये, तब तो ये क्यों नहीं बोले जी। इंदिरा जी के ज़माने में भी लेटरल एंट्री थी, राजीव गांधी जी के ज़माने में भी लेटरल एंट्री, मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 76 में वित्त सचिव कैसे बने वो, लेकिन मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया। एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की रक्षा करने वाली सरकार। और इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब अर्जुन राम मेघवाल ने दिया था और कहा कि विपक्ष जानबूझकर मामले में गफलत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले की आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी यानी उपवर्ग बना सकती है, जिससे जरूरतमंद वर्ग को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जस्टिस BR गवई ने फैसले में कई अहम टिप्पणियां की थी, ध्यान से देखिएगा। जस्टिस गवई ने कहा कि SC ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न झेला है। SC ST वर्ग के कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठाते आए हैं। अब क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बननी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य होता है। SC ST की क्रीमी लेयर और मेला ढोने वालों के बच्चों की तुलना सही नहीं है। 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस विक्रमनाथ ने भी फैसले में कुछ गंभीर टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC ST पर भी लागू हो। बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने फैसले में कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। ये साफ तौर पर लिख कर आया, इस ऑर्डर में कहा गया। जस्टिस मित्तल ने यह भी कहा कि एक पीढ़ी की हाई स्टेटस तक पहुंचने पर अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यानी एक बार अगर आरक्षण मिल गया तो अगली बार नहीं मिलना चाहिए। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर पर आधारित होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे में उपवर्ग बनाने का जो फैसला दिया वो ओबीसी के लिए पहले से लागू है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है। सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलता है। आपको याद दिलाएं 1991 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी। क्रीमी लेयर में आने वालों को आरक्षण उस वक्त नहीं था।
लेकिन बाद में आय और माता पिता के रैंक से क्रीमी लेयर तय की गई। गैर सरकारी लोगों के लिए आय सीमा 8 लाख सालाना होने पर क्रीमी लेयर उनको माना गया। आय सीमा हर 3 साल में बढ़ाई जाती है। पिछली बार 2017 में बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई थी। सरकारी कर्मचारियों की रैंक से क्रीमी लेयर तय की जाती है। लेकिन क्या ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी उपवर्ग यानी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए मुश्किल बनता उसके पहले ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर के एससी एसटी के क्षेत्र में आए फैसले को नकार दिया। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सुझाव सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट की बैठक में नकार दिया था। आपको याद होगा, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। 9 अगस्त को ये अहम बैठक हुई थी कैबिनेट की, जिसमें इस फैसले को वापस इस मानने से सरकार ने इनकार कर दिया था। एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था पहले की तरह चलती रहेगी, यानी इसमें कोई कोटे में कोटा लागू नहीं होगा। संविधान में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यही तर्क सरकार की ओर से दिया गया। एनडीए सरकार संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी बहुत बड़ा वर्ग जो ये कह रहा है एससी एसटी वर्ग का कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, उसी के साथ सरकार भी अपनी इस फैसले के साथ खड़ी हो गई। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ आरक्षण खत्म करने के आरोप का जो नैरेटिव बनाया था, उसका उससे चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन खास बात यह कि इस मामले में मोदी सरकार के सहयोगी दल ही अभी एक राय नहीं है। सरकार में शामिल एलजेपी यानी जो चिराग पासवान की एलजेपी है, उसके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री खुद चिराग पासवान कोटे में कोटे का जो फैसला आया था उसका विरोध करते हैं और उन्होंने आज हुए भारत बंद का नैतिक तौर पर समर्थन भी किया। लेकिन केंद्र सरकार में ही एक और मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो भी बिहार से आते हैं, जो बिहार की मुसहर जाति से संबंध रखते हैं, जो अति वंचित वर्ग में आती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं, वो कोटे में कोटे के समर्थक हैं और यही वजह है कि उन्होंने आज हुए भारत बंद का विरोध किया। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। सुना आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को, जो कि भारत बंद का जो आज चला उसकी वो मुखालफत कर रहे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वो हैं दर्शन रत्न रावण साहब और कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया। दोनों ही अभी दलित हितों की बात करने के लिए, पूनिया साहब तो जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में दर्शन रतन जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। दोनों लोग दलित हितों के बारे में लिखते रहें, बोलते रहें, बात करते रहें। पूनिया साहब शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही है आपसे, आज भारत बंद का आह्वान हुआ, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी और क्या कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय? देखिए, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जो 1 अगस्त का जजमेंट था, उसके विरोध में जो भारत बंद का आह्वान हुआ और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये निर्णय नहीं लिया, लेकिन किसी को जाने से नहीं रोका गया। और इसी वजह से मैं भी बाराबंकी में जो प्रोटेस्टर्स थे, विरोध प्रकट करने वाले थे, उसमें मैं सम्मिलित था। जो तनुज पुनिया जो सांसद हैं बाराबंकी से, लोकसभा के सदस्य, वो भी उसमें शामिल थे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो मौजूद थे। बाकी सब लोग जो थे और कार्यकर्ता, वो सब उसका हिस्सा थे, करते थे, कोई मनाही नहीं थी। लेकिन ज्यादातर जगह तो आप ये कह रहे हैं पुनिया जी कि आप कोटे में कोटा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल स्टैंड की मैं बात नहीं कर रहा,
मैं स्पष्ट रूप से एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में चिंता व्यक्त की, ये सही है कि वंचित समाज है उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, और हर वर्ग को, जो नीचे से नीचे वर्ग है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था, क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो वंचित आज वंचित है, इसका बहुत स्पष्ट रूप से मुझे ताज्जुब भी इस बात का है जी कि सुप्रीम कोर्ट के इतने योग्य जजेज हैं, चीफ जस्टिस उसकी अगुवाई कर रहे थे, 7 जजों ने मिलकर फैसला दिया कि मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या जो आरक्षण का आधार वो अनटचेबिलिटी है, उसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जिसकी आर्थिक संपन्नता आ गई, जिसका एक जनरेशन जिसको लाभ मिल गया, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोशल डिसेबिलिटी का शिकार है, उनका उत्पीड़न होता है। अनेक उदाहरण। चलिए मेरे साथ आपके काउंटर पॉइंट के लिए दलित समाज की एक और बड़ी आवाज़ आदि धर्म समाज के प्रमुख दर्शन रतन रावण जी जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन रतन जी हमसे बात करने के लिए। आपका लेख पढ़ा अखबार में आज, और आप पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना कर रहे हैं, और आप लिखते भी हैं और ये कहते भी हैं कि कोटे में कोटे का फैसला ज़रूरी है। बहुत सा समाज ऐसा है जो अभी पिछड़ा है, जो बहुत पीछे है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। क्यों आपको लगा कि भारत बंद बुलाया आपके इस समाज के उन वर्गों ने जो आरक्षण का फायदा उठा रहे थे? जी, ये सबसे पहले तो मुझे आज एक अफसोस है कि हमारे ही लोगों ने, जिनके नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम दलित के नाम पे हम एक हैं, बल्कि गाली के नाम पे भी हम एक थे, आज वो हमारे खिलाफ बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए जैसे ये कभी मनुवाद का नारा देते थे, जनरल कैटेगरी खड़ा हुआ करती थी। आज ये हमारे खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो राजनीति के माहिर हैं। वो लोग आज सड़कों पे बिल्कुल सारी शर्म हया खत्म करके सड़कों पे उस आदमी के खिलाफ आए हैं जो सीवर में जिंदा उतरता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता। जो आदमी रोज सड़क पे अपने मैला ढोता है, ये उस आदमी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो आदमी आज भी पत्थर तोड़ रहा है सड़क के ऊपर, ये उसके खिलाफ खड़े हुए। और मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, मैंने अपील भी की थी अपने आर्टिकल में कि हमें बैठकर इस बात को सोचना चाहिए। ये ऐसा क्यों किया? की औलाद दर्शन रतन जी, आप ही के समाज के लोगों ने आप ही का विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया कि वो अभी भी अपना पूरा उस हिस्से को खाना चाहते हैं। जैसे आरक्षण का टोटल का विरोध होता है, टोटल आरक्षण का जनरल कैटेगरी विरोध करती है कि सीटें सब हमारे हिस्से में आ जाएं। वही आज दलितों में जो अगड़े हो गए हैं, वो अपना उसके ऊपर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते हैं, और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए आज वो सड़कों पे विरोध कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ही के समाज के जो अगड़ा वर्ग है, जो इन्फ्लुएंशियल हो गया है, वो नहीं चाहता कि जो अति वंचित है वो आगे आए, उसको आरक्षण का फायदा मिले? बिल्कुल जाहिर हो गया। आज के देर तक मैं इंतजार कर रहा था। तो मायावती आपकी मुखालफत करती हैं, मायावती जी आपकी मुखालफत करती हैं, चंद्रशेखर आजाद आपकी मुखालफत करते हैं, पीएल पुनिया आपकी मुखालफत करते हैं। जी, मायावती जी आपकी मुखालफत कर रही हैं, चंद्रशेखर आजाद आपकी मुखालफत कर रहे हैं, पीएल पुनिया आपकी मुखालफत कर रहे हैं, सब आपकी मुखालफत कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सारे वही से आते हैं जिनको क्रीमी लेयर कहा गया है। ये सारे वही हैं जिनके सैकड़ों आईएएस हैं। आप मंत्रिमंडल में देखेंगे, केंद्र के मंत्रिमंडल में या किसी प्रांत के 7 से 8 मंत्री सिर्फ एक ही जगह से आ रहे हैं। पुनिया साहब जवाब दीजिए, पुनिया साहब एक क्विक जवाब दीजिए कि आप क्यों अपने ही समाज के पिछड़े लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं आगे आने देना चाह रहे। सुनिए पुनिया साहब, पीएल पुनिया मेरे साथ हैं, जवाब दे रहे हैं। हम लोग मन से चाहते हैं
कि वंचित समाज को बराबरी का हिस्सा मिले, उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि आज वो वंचित समाज में किस लिए रह गए और कुछ वर्ग के लोग आगे बढ़ गए। उसकी वजह ये है, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि लोग बाग इसको समझ नहीं रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ने भी अपने जजमेंट में इसके बारे में कुछ पुनिया साहब, अगर आपको आरक्षण का फायदा मिल गया, आपकी अगली जनरेशन को मिल गया, उसकी अगली जनरेशन को मिल गया, तो क्यों ये संभव नहीं कि आप खुद कह दें कि अब हम आरक्षण से अलग हो जाते हैं? ये आप जो वर्ग है इनको आगे आना चाहिए। देखिए, ये भ्रमित करने की बात है। जो आज वंचित समाज है, अति वंचित समाज की जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो शिक्षा में पीछे रहे, और जो लोग शिक्षा में आगे रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसका नारा को देखते हुए, उनके संदेश को देखते हुए वो शिक्षा में आगे बढ़ते थे। तो जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा। दर्शन रतन जी, जवाब दीजिए। शिक्षा में पिछड़ गए आप लोग, इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला। मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए जो हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रिपोर्ट में भी अनेक। पुनिया साहब, वक्त की कंस्ट्रेंट है, दर्शन रतन जी की बात सुन लेते हैं। आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। दर्शन जी, ये जो आज जो तर्क दे रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय में लोगों ने यही तर्क आरक्षण के खिलाफ दिया था कि ये सीधे साफ रह के हमारा मुकाबला करें और मुकाबले में आ जाएं। और होता नहीं है ऐसे। जहां आरक्षण नहीं है वहां नीयत बिल्कुल साफ हो जाती। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की 13 राज्यसभा मेंबर भेजे उन्होंने, क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण नहीं है। 13 के 13 में एक भी दलित नहीं रखा गया। और यही बिल्कुल ग्राउंड है हमारी कि अगर आरक्षण ऐसे ही लागू रहा, उसका वर्गीकरण नहीं हुआ, तो फिर हमें नहीं रखा जाएगा। इसलिए हमारा उसके ऊपर जोर है। और उसका एक इतिहास भी है, एक परंपरा शायद है या नहीं है, मगर रहता है कि जहां कहीं नौकरियां निकलती हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई दलित बिठाया जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो हम में से तो नहीं होगा, वो अगड़ों में से आएगा, अगड़े दलितों में से। क्या रावण साहब, एक क्विक कमेंट, क्या अति पिछड़ा, अति वंचित ग्रुप बहुत छोटा है वोटों के लिहाज से, इसीलिए उधर ध्यान नहीं जाता हुकूमतों का? नहीं, वोट के लिहाज से हम कम नहीं है। 13 करोड़ की आबादी सफाई कामगार समाज की है। 13 करोड़ की आबादी भारत में। बाकी अभी और जाति हैं छोटी छोटी। 13 करोड़ की भारत में आबादी है। मुसलमान के बाद सबसे बड़ा वोट हमारा है। सिर्फ उसको 76 नाम में बांट के छोटा छोटा करके पेश किया जाता है। आबादी कम नहीं है हमारी, आबादी बहुत बड़ी है। चलिए, पंजाब में बराबर आबादी है। एक बहुत बड़ा कह सकते कि मधुमक्खी का छत्ते पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की बातें सामने आई, दोनों पक्षों की बात कह रहे हैं। वक्त की कमी है दर्शन जी और पुनिया साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा और नहीं खींच सकता हूँ, आप दोनों का धन्यवाद करूँगा। लेकिन आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, उसके बाद देश में इस वक्त उबाल है और राजनीति के तौर पर दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो अति पिछड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो क्रीमी लेयर हो, वो एक दूसरे के सामने आपस में खड़े हो गए। और शायद इसी बात का डर राजनीतिक पार्टियां कह रही थी कि दलित समाज में आपस में कहीं टकराव ना पैदा हो जाए। आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।